नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। मैं हूं राहुल और आज का हमारे वीडियो लेक्चर होने वाला है सीटेट जनवरी 2024 के लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड यानी भाषा हिंदी की प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का होने वाला है, जिसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन। ठीक है, जो भाषा प्रथम में 30 क्वेश्चन और भाषा द्वितीय में 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम है तो पेडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं और हम लोग इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये भाषा फर्स्ट है हिंदी, सीटेट जनवरी 2024 यानी प्रीवियस पेपर है। हम लोग आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 99 तक दिए जाएंगे। आपको गद्यांश पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रकृति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रकृति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व द्विपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक क्षण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की है। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की है। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की है वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान देना है, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, कि नहीं है तो रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व और आध्यात्मिक दुनिया। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव अस्तित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, जो कि विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। पूछा गया, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्ष रहित रहे और विद्रोह करे। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आपने अभी गद्यांश शुक्र पढ़ा तो उसमें दिया गया था कि अपनी कमियों को जान ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिवर्तकता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो आपको बताना गद्यांश के अनुसार, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो ये जो रहेगा इसका राइट आंसर आपका परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। पूछा गया है, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाने पर, ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आध्यात्मिक। ठीक है, एक अगर प्रत्यय हम लगाएंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय हम मानव में लगा सकते हैं। तो मानव में ये या आ, ये या अन, इत या आ, ये सु, तो आप लगा के देख लेंगे। ठीक है, तो मानव में अगर ये प्रत्यय लगाएंगे तो मानवीय, और आ उपसर्ग लगाएंगे, माफ़ कीजिएगा, और आ प्रत्यय लगाएंगे तो अमानवीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 95 का राइट आंसर आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? आपको बताना, आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय, भौतिक, सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, सांसारिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो आपको बताना है कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? तो वो जो हैं भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, आदि मानव ने
डैश क्षेत्र की प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र की प्रगति नहीं कर सका। आपको खाली स्थान में भरना है कि मानव, आदि मानव ने आध्यात्मिक, ठीक है, या भौतिक, या जो भी इसमें रहेगा तो आपको अपनी समझ से भरना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 97 का, कि मानव, आदि मानव ने, ठीक है, भौतिक क्षेत्रों में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति नहीं कर सका। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। आपको बताना है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, ये पुरस्कृत परिवर्तन। तो उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य आपका क्या है, महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, दिया गया प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो आपको बताना है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी व्यवस्थित आदि मानवों के पास, या आदि मानवों के पास। तो 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदि मानवों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आगे दिया गया है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक दिए गए हैं आपको। ठीक है, कविता की पंक्तियों को पढ़ना है और उचित विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम लोग कविता को पढ़ लेते हैं। कट गया है शीश पर, यह शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है, कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अनंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। आइए अब क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 है, दिया गया है कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया। आपको बताना है कि कविता में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बल जो दिया गया है वो सत्य पे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। देखिए ए बी सी इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ऑप्शन पे नंबर पड़े हुए हैं और इसी तरह से आपके सीटेट एग्जाम में नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंधकार का प्रतीक नहीं है। आपको बताना है इनमें से किसका प्रतीक नहीं है। बुराई, निराशा, चुनौतियाँ, या समाधान। ठीक है, तो 101 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाधान। ठीक है, अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 है, कविता के अनुसार राही की विशेषता है। आपको बताना है हर तरह से काम निकालना, हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो आपको बताना है, ठीक है, कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, 102 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। 103 में कहा गया कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि स्वाभिमान बना रहना चाहिए। समूह से भिन्न शब्द युग में आपको बताना है, हार का विहार, सत्य का असत्य, जय का पराजय, प्रकाश का अंधकार। तो शब्द युग में जो भिन्न है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हार का विहार। तो हार का विहार नहीं होगा, हार का विजय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, दिया गया इस कविता का मुख्य स्वर है। आपको बताना तमस, ओज, श्रृंगार, या देशभक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस कविता का मुख्य स्वर जो है वो ओज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, कोझिकोड की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। आपको बताना है मलयालम के 2 प्रकार हैं। मलयालम की क्षेत्रीय बोली हैं, मलयालम की सामाजिक बोली हैं, ये भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो 106 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मलयालम की सामाजिक बोली है। ठीक है, 106 का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कहा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थी को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द समता के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्य का पता लगाएं। परिवार, संबंध और भावनाएं। तो आपको बताना थीम आधारित शब्दावली है, समूह शब्दावली है, शब्द समूह है, या शब्द जाल है। तो 107 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थीम आधारित शब्दावली। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि आधारित शब्दावली
थीम आपको दिया रहा होगा, पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा ईवीएस में, ठीक है, उसमें थीम आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 108 है, कहा गया वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो आपको बताना है संज्ञानात्मक, अकादमिक, भाषा निपुणता, ठीक है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थी में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास या उच्च स्तरीय भाषा कौशल, ठीक है। तो 109 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो आपको बताना ये जानने की व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसा किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरण तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, ठीक है। तो आपको बताना है, तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानियाँ पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, पारस्परिक लेखन, ठीक है, पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य श्रुतलेख या पारस्परिक सूत्रलेख। तो 111 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पारस्परिक श्रुतलेख, ठीक है। आमने सामने बैठकर एक दूसरे की बात को सुनकर लिखना जो है वो पारस्परिक श्रुतलेख के अंतर्गत आता है। 111 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। आपको बताना कि भाषा के बारे में क्या सही नहीं है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आपको बताना, इसमें नहीं पूछा गया है तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, गलत है, उसकी भी व्याकरण होती है, ठीक है। 112 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, दिया गया त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो त्रिभाषा सूत्र है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी भाषा के रूप में, या मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी भाषा के रूप में। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में है, इसी को त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, दिया गया उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, या उन शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधारने लाने की ज़रूरत है। यह चौथा है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 114 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलना सुधारने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 115 है, क्वेश्चन नंबर 115 में क्या कहा है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पारस्परिक शिक्षण कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 116 है, कहा गया है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? परभाषा व्यवहार, ठीक है, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण या भाषा अर्जन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परभाषा व्यवहार यानी ट्रांसलैंग्वेजिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 116 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, अध्ययन कौशल। तो 117 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारीकी से पठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो आपको बताना कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, इसको ही अंतर्भाषिक पहचान कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सभी तीनों भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी, या अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो 119 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? आपको फिर से नहीं का ध्यान रखना, नहीं पूछा गया कि नहीं है। तो सराहना बोधन के लिए पठन, बहिर्वेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, या आनंद के लिए पठन। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा व्याकरण अधिगम के लिए पठन जो है वो विस्तृत पठन का अध्ययन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं भाषा द्वितीय हिंदी, ठीक है, जो सेकंड लैंग्वेज है, पेपर 2 में आई हुई, सीटेट जनवरी 2024 में। अब हम लोग उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सर्वाधिक विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चनों पे लेके चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 121 है कि गद्यांश के आधार पर कहा जाता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो, ठीक है। तो आपको बताना कि एआई कैसी होनी चाहिए? मानवीय क्षमताओं को कम करे, मानवीय गुणों का संस्कार दे, कम समय में अधिक कार्य करे, बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है, समूह से भिन्न शब्द है, आपको बताना है पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, या चाय वाय। तो समूह से भिन्न शब्द जो है वो 122 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चाय वाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, मानवीय शब्द में प्रत्यय है, आपको बताना है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आपको मालूम होगा प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय में ये प्रत्यय है, ठीक है। अब ये प्रत्यय हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपका? ठीक है, सिर्फ मानव शब्द बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन नंबर 124 में कहा गया है एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इसमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? तो आपको बताना है कि एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इनमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? चिकित्सा, शिक्षण, खेतीबाड़ी या आविष्कार। तो 124 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेतीबाड़ी, ठीक है। एआई को जन्म देने वाला कारक है, आपको बताना आवश्यकता, तकनीकी, सभ्यता या मानव। तो एआई को जन्म देने वाला कारक कौन है? तो वो आपको पता होना चाहिए, आपने गद्यांश पढ़ा ऊपर, तो उसमें मानव, ठीक है। एआई का अर्थ है, आपको बताना एआई की फुल फॉर्म बतानी है, एप्पल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट या एप्पल इंस्टीट्यूशन। तो इसका एआई का जो अर्थ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 126 का ऑप्शन नंबर
दो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव नकारात्मक होगा, शून्य होगा, सकारात्मक होगा, अधिक होगा। तो 127 का राइट आंसर क्या होगा कि ये जो है एआई से शिक्षा जगत में भी प्रभावित होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो नकारात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, दिए गए चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा। तो 128 का राइट आंसर आपका क्या होगा, डॉक्टरों को जॉब देगा, केस हिस्ट्री बना देगा, अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। तो चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई जो का भविष्य जो वो है वो केस हिस्ट्री बना देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहद तालमेल कैसे बिठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरह संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष से असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। इसके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही को ही संभाल नहीं करता, यह मन बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपको बताना है योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 129 का आपका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका प्राण और शरीर का सामंजस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 है, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। आपको बताना कि विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य या व्यवस्थित। तो क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है, दिया गया प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश में है। आपको कार्य स्थान में भरना है, शिक्षा, योग, चिकित्सा या शिक्षक। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग। ठीक है, प्राण वायु को सशक्त बनाने में अभ्यास योग में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 है, प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित डैश होकर बहती है। तो आपको बताना व्यवस्थित, अव्यवस्थित, उत्तेजित या मंद मंद। तो 132 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवस्थित। प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, रोग का कारण है। आपको बताना है रोग का कारण क्या है, प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना। तो आपको बताना 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन जो है रोग का कारण है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेहतरीन क्लासेस के लिए सीटेट की हिंदी, मैथ, ठीक है, ईबीएस, सीटीपी की क्लासेस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध से है अच्छे शरीर, प्राणवायु, योगाभ्यास, बीमारियों के अभाव। तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 134 से क्या हो जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध जो है वो प्राणवायु से है। क्वेश्चन नंबर 135 है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। आपको बताना है, तो बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा, बुद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक या बौद्धिक। तो इसमें बनेगा आपका राइट आंसर बी, बौद्धिक। ठीक है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर बौद्धिक शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 136 का आपका क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रव्य भाषावाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 है, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रभा के 4 भाषाएं बोलता है। विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती है।
इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परिभाषिक, ट्राइलिंगुअल योग्यता, कोड जाल, कोड मैचिंग, कोड से आगे जाना, कोड मूविंग, अंतर्भाषा, इंटर लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको बताना है। तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिभाषिक। ठीक है, ट्रांसलैंग्वेज योग्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थन करता है। चौथा है, प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। यहाँ पूछा गया सही, तो सही वाला हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 139 है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तु का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, खाना पकाने के बर्तन, या वास्तविक जीवन के कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 139 क्या हो जाएगा? ये जो है वो वास्तविक वस्तुएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? आपको बताना है। किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए ये जानना। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आपको राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है? ये जो है वो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या कहा गया कि यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? आपको बताना है। समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता, या साक्षरता विकास। ठीक है, तो 141 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 है, परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित। भाषा किस तरह से एक समय अधिक अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए? इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। तो आपको बताना है कि परभाषा व्यवहार क्या है? तो वो जो है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 143 है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? तो आपको बताना है कि मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन या अंतिम रूप देना। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपको ये सही क्रम में याद कर लेना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। ये दूसरा, रूपरेखा तैयार करना तीसरा, प्रारूप लिखना चौथा, पांचवा संपादन और अंतिम स्वरूप देना छठा। ठीक है, ये 6 चरणों में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या संज्ञानात्मक कौशल? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अध्ययन कौशल कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है, दिया गया नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुख और कठिनाई को सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की की प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अभिव्यक्ति परक प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न या विमर्श संबंधी प्रश्न। तो आपको बताना, तो 145 का क्या हो जाएगा? पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। ठीक है, 145 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, दिया गया कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थी को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि
कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेदन श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख या श्रवण कार्य। 146 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो रहेगा वो श्रवण कार्य रहेगा। यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। आपको बताना है कि अंतर्भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ठीक है, BICS, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो आपका बताना है ये किस में आएगा? तो 147 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, दिए गए भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना, बिल्कुल ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, या त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो 148 का आपका राइट आंसर क्या है? सही नहीं पूछा गया है ना। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 है। क्वेश्चन नंबर 149 को पढ़ते हैं। त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो 149 का सही राइट आंसर मैं आपको बताना हूँ कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। व्याकरण ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम में न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, या भाषागत तत्वों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षता को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो ये थे हमारे जनवरी सीटेट 2024 के भाषा प्रथम हिंदी और भाषा द्वितीय हिंदी के 30 क्वेश्चन, जिनका हम लोगों ने आज वीडियो लेक्चर देखा है, ठीक है, और डिस्कशन किया है। अपने लोगों को कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। जय हिंद।